जय श्री राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंदिर तेरे पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में एकदम जोरदारी से लगे होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने चैप्टर 14 तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 डोमेस्टिक अप्लायंसेस की तरफ। ठीक है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस का मतलब है जो हमारे घरों में उपयोग होने वाले उपकरण हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू बेंड मार्क्ड एस एक्स इन गीजर एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए अनुसार गीजर में एक्स से चिन्हित यू बेंड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक गीजर दिखाया गया आपको। ठीक है, गीजर, और इस गीजर में ये आपकी जो यू आकार की ट्यूब है इसके बारे में पूछा गया है कि इस ट्यूब का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं गीजर घरों में क्या लगा होता है। तो गीजर का काम क्या होता है, तो हमको गर्म पानी प्रोवाइड करना, गर्म जल जो है इसके द्वारा मिलता है, गीजर के द्वारा। ठीक है, दो प्रकार के गीजर होते हैं, एक इंस्टेंट गीजर होता है और एक का स्टोरेज टाइप गीजर होता है। ठीक है, इसमें जो ये यू आकार की ट्यूब है इसका उद्देश्य इतना है कि ये जो इसमें आपका जो ऊष्मक है, ठीक है, ऊष्मक तंतु, उसको पानी में डुबाए रखने का कार्य किसका होता है, ये यू आकार की नली का होता है। ये निर्धारित करती है कि जो गीजर है उसमें पानी की मात्रा कम ना हो और ना ही इससे जो अनावश्यक पानी की निकासी को क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, जिससे गीजर के अंदर जो पानी की कमी ना हो, जिससे हीटिंग एलिमेंट वो है वो खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि बिना अगर पानी नहीं होगा, हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है और वो पानी को गर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके खराब होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये ट्यूब क्या डिसाइड करती है कि गीजर से जो पानी की अनावश्यक निकासी ना हो, पानी का लेवल गीजर के अंदर बना रहे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप, निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा दिया है प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी की निकासी को रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ये यू आकार की जो यू बेंड नली है इसका काम है कि गीजर के अंदर जो पानी की निकासी है उसको क्या करे, रोके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड एज पर जूल लॉ। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे पूछा गया है जूल के नियम के अनुसार जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम उत्पन्न हीट की गणना करते हैं। ठीक है, जनरेट हीट, कितनी हीट उत्पन्न हुई है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है आई स्क्वायर टी, तो क्या है इसमें किसका वर्ग है, केवल धारा का वर्ग के, जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती है, प्रतिरोध के नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई आर टी जूल, जबकि जो ऊष्मा है वो धारा का वर्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करंट का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आई आर स्क्वायर, जबकि प्रतिरोध का स्क्वायर ना होकर के धारा का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने के लिए हम आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस इन द कुकिंग रेंज। खाना पकाने की भट्टी में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज क्या है, तो
कुकिंग रेंज क्या है, खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव, ठीक है, हॉट प्लेट, आपका इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, ठीक है, दूसरा हॉट प्लेट, ठीक है, और रोस्टर, इसके संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं, कुकिंग रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको कुकिंग रेंज। अब कुकिंग रेंज में कौन सा प्रभाव काम करता है, तो हमको पता है कुकिंग रेंज में क्या होता है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, और विद्युत धारा किसमें बदल जाती है, ताप में बदल जाती है, ठीक है, जिसमें उसमें लगे इलेक्ट्रिक स्टोव और रोस्टर है वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, तो किस प्रभाव पर काम करता है, तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव, ठीक है, ताप प्रभाव कह सकते हैं या ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दिया मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव कहाँ काम करता है, तो आपका जो मोटर जनरेटर है इसमें काम करता है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। दूसरा है केमिकल इफेक्ट, तो केमिकल इफेक्ट हमने आपको बताया था सेल और बैटरी में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा दिया हीटिंग इफेक्ट, ताप प्रभाव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। खाना पकाने की कुकिंग रेंज में विद्युत के ताप प्रभाव होता है, जबकि लास्ट ऑप्शन दिया गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, तो ये कहाँ होता है, तो ये लैंप में आपके यूज होता है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज मेंटेन्ड बाय थर्मोस्टेट इन गीजर। गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाई रखे जाने वाली तापमान सीमा क्या है, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या है, तो टेम्परेचर को बनाए रखने की एक युक्ति है, किसमें, गीजर में, ठीक। तो इससे पूछा गया है इसकी जो टेम्परेचर सीमा है, तापमान सीमा वो कितनी होती है, तो थर्मोस्टेट की जो तापमान सीमा है वो 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है जबकि बाकी में देखिए कितना दिया गया है, 10 डिग्री टू 150 डिग्री 130 डिग्री, इतना हम पानी का टेम्परेचर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है, और उबला हुआ पानी अगर गीजर के पानी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो घरों के कार्यों को करने के लिए, जैसे बर्तनों को साफ करने के लिए, नहाने के लिए, अगर ये पानी हमारे हाथों पर पड़ेगा, हमारे शरीर पर, तो हमारी त्वचा को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, त्वचा हमारी जल सकती है, ठीक है। इस कारण से इसका तापमान कितना रखा जाता है, 60 डिग्री टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल पर कौन सा विद्युत प्रभाव कार्य करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल का मतलब है विद्युत घंटे के बारे में आपसे पूछा गया, वो विद्युत के किस प्रभाव पर काम करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल में क्या होती है, एक कॉइल लगी होती है, ठीक है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कॉइल में करंट प्रवाहित करते हैं, तो ये अस्थायी चुंबक की भांति काम करता है, इसकी भांति कॉइल चुंबक की भांति काम करती है, और ये चुंबक क्या करता है, तो बेल में लगे जो बेल के ऊपर जो पार्ट लगा होता है, जो घंटी के साथ बजता है, ठीक है, उसको क्या करती है, तो उसको अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करने का कार्य करती है, जिससे बेल क्या होती है, तो बज जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल विद्युत के किस प्रभाव पर काम करती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है केमिकल इफेक्ट, तो ये भी हमने आपको बताया सेल और बैटरी में होता है। दूसरा हीटिंग इफेक्ट, तो ये आपका प्रेस हुआ, कुकिंग हुआ, हॉट प्लेट, हॉट विद्युत केतली, इन सब के लिए होता है। और तीसरा दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये किस पर, इलेक्ट्रिक बेल किस पर कार्य करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबकि लास्ट गैस आयोनाइजेशन, तो ये लैंप में और बल्ब में आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब उस पर कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर इन एसी सप्लाई सिस्टम। एसी सप्लाई एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का क्या कार्य है, ठीक है। इससे आपसे पूछा गया एसी सप्लाई है, ठीक है, एसी सप्लाई में जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल का जो काम है वो फेज वायर से आने वाली धारा को, ठीक है, रिटर्न क्या वापस जाने का पथ प्रदान करता है,
ठीक है, वापस जाने का पथ या रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा जो सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब करंट जहां से आई है उसको वापस वहां भेजने का कार्य कौन करता है, तो उसका कार्य न्यूट्रल कंडक्टर का होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन वायरिंग, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, न्यूट्रल का कार्य ये बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा दिया है इंक्रीज द वोल्टेज लेवल, वोल्टेज स्तर को बढ़ाता है, तो न्यूट्रल वायर का कार्य वोल्टेज को बढ़ाने का नहीं होता है। सी दिया है मेंटेन्स द लोड करंट कांस्टेंट, लोड करंट को स्थिर बनाए रखता है, तो ये कार्य भी न्यूट्रल का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोवाइड्स द रिटर्न करंट पाथ, रिटर्न करंट पथ प्रदान करता है, मतलब करंट को वापस जाने का रास्ता प्रदान करता है, तो न्यूट्रल या उदासीन चालक तार का कार्य क्या है, तो उदासीन जो तार है वो करंट को वापस जाने का पथ या रास्ता प्रदान करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एज सोन इन द फिगर, चित्र में दिखाया अनुसार विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है। विद्युत इस्त्री का मतलब है इसका प्रेस से। ठीक है, ये कौन सा भाग है, प्रेस का। ठीक है, तो ये देख रहे हैं त्रिभुजाकार प्लेट है, त्रिभुजाकार प्लेट है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 से 18। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस होती है मतलब मोटाई, ठीक है, वो कितनी रहती है, तो 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम प्रेस में सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। सोल प्लेट ये क्या होती है, तो प्रेस का आधार प्लेट, आधार होती है। ठीक है, जो प्रेस किए जाने वाले कपड़ों के संपर्क में रहती है, इसी के ऊपर जो प्रेस के अन्य भाग हैं जैसे एस्बेस्टस सीट हो गई, एस्बेस्टस सीट हो गई, प्रेशर प्लेट हो गई, ये सब किस पर कसे हुए होते हैं, आपका हीटिंग एलिमेंट ऊष्मक तंतु, ये सब सोल प्लेट पर ही कसे हुए होते हैं। ठीक है, तो चित्र में दिखाए गए प्रेस के ये विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है, तो इसे हम सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, सोल प्लेट। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है प्रेशर प्लेट, दबाव प्लेट, तो ये भी प्रेस का एक भाग होता है। इसमें क्या करते हैं, सोल प्लेट के ऊपर हमने हीटिंग एलिमेंट लगाया, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एक एस्बेस्टस की सीट लगाते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस की सीट क्या होती है, तो कुछ चालक का काम करती है हीटिंग एलिमेंट, और इसी के ऊपर एक माइल्ड स्टील की हम सीट लगाते हैं, जिसको प्लेट लगाते हैं, जिसे हम प्रेशर प्लेट कहते हैं। ठीक है, और माइका इंसुलेशन क्या होता है, तो जिस पर माइका की एक शीट पर ही हम हीटिंग एलिमेंट वाले नाइक्रोम के तार को लपेटते हैं, जो ऊष्मा गर्म करने का काम करता है, प्रेस को हीटिंग एलिमेंट का काम करता है। ठीक है, और एस्बेस्टस सीट क्या है, तो एक कुचालक के लिए होती है हीटिंग एलिमेंट और प्रेशर प्लेट के बीच। ठीक है, ताकि प्रेशर प्लेट गर्म ना हो, और इसे हम सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन अ माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। ठीक है, अब इससे पूछा गया माइक्रोवेव ओवन के बारे में, तो हम आपको बता दें जैसे इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, रोस्टर है, टोस्टर हो गया, ये सब चीजें जो हैं वो किस पर काम करती है, प्रेस वगैरह है, तो उसमें ऊष्मक तंतु का प्रयोग होता है। ठीक है, जबकि माइक्रोवेव ओवन है इसमें ऊष्मक तंतु का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऊष्मक तंतु का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें एक मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, तो उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये तरंगें क्या करती हैं, तो माइक्रोवेव में रखे गए भोजन को, ठीक है, भोजन के कणों को बहुत तेजी से उत्तेजित करती है, जिससे वो क्या करते हैं, भोजन को पकाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करना। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है चेंजेस द पोलैरिटी एवरी हाफ साइकिल, हर आधे चक्र में ध्रुवता को बदलता है, तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कन्वर्ट्स द माइक्रोवेव एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
नहीं, ये कार्य मैग्नेट्रॉन ट्यूब का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस द कुकिंग फ्रीक्वेंसी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति उत्पन्न करें। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम क्या है, तो खाना पकाने की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, जो 3000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया, व्हाट इज द रीजन फॉर द एसी टेबल फैन रन्स वेरी हॉट। एसी टेबल फैन पे बहुत गर्म चलने का क्या कारण है। ठीक है, आपका एसी से चलने वाला टेबल फैन है और वो क्या हो रहा है, चलते समय बहुत गर्म हो रहा है, तो किस कारण से ऐसा होता है। तो क्या हमने आपको बताया कि एसी जो फैन होते हैं, ठीक है, उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक आपकी होती है स्टार्टिंग, ठीक है, और एक वाइंडिंग होती है रनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है कि फैन को स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना, और जैसे ही जो फैन है वो क्या होता है, चलने लगता है, तो वो अपनी रनिंग स्पीड, जब रनिंग वाइंडिंग पर चलने लगता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, परिपथ से हट जाती है। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, दोष होता है, वो दोषपूर्ण होती है। ठीक है, तो वो परिपथ से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है, और डिस्कनेक्ट ना होने के कारण उसका प्रतिरोध क्या रहता है, अधिक रहता है, जिस कारण से वो अधिक धारा खींचती है। ठीक है, इस कारण से जो फैन होता है वो क्या होता है, चलते समय बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया डिफेक्टिव रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया डिफेक्टिव स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोषपूर्ण स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोषपूर्ण होने पर वो परिपथ से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो अधिक धारा को खींचती है और फैन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिफेक्टिव स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है, व्हाट इज द फॉल्ट इन अ फूड मिक्सचर इफ इट रन्स इंटरमिटेशनली, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी है। ठीक है, आपका फूड मिक्सचर में पूछा गया है, फूड मिक्सचर है वो रुक रुक कर अगर चल रहा है तो क्या उसमें डिफॉल्ट हो सकता है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, किस फॉल्ट के कारण। ठीक, तो हमने आपको बताया कि जो फूड मिक्सचर होता है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है, यूनिवर्सल मोटर प्रयोग होती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है, और ये एसी डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। तो जब फूड मिक्सचर का जो ब्रश होता है, ब्रश क्या हो जाए, या तो ये फट जाए, ठीक है, या घिस जाए। ठीक है, तो ब्रश के फटने पर या घिस जाने पर ये कम्यूटेटर के साथ संपर्क नहीं बना पाता है। ठीक है, और कम्यूटेटर के साथ सामान्य संपर्क ना बनाने के कारण जो मोटर होती है उसको प्रॉपर विद्युत सप्लाई नहीं मिल पाती है। अनियमित सप्लाई मिलने के कारण जो मोटर है वो क्या होती है, रुक रुक कर चलती है। ठीक है, तो क्या कारण होता है मोटर के रुकने का, तो ब्रश का घिस जाना या ब्रश का फट जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं फील्ड वाइंडिंग ओपन, तो ऑप्शन ए क्या है, गलत है। अगर वाइंडिंग ओपन होगी तो मोटर जो होगी वो रुक रुक कर नहीं चलेगी, रुक जाएगी मोटर परमानेंट। दूसरा दिया वॉर्न आउट ब्रशेस, फटा हुआ ब्रश, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ब्रश के फटे होने के कारण जो ब्रश है वो कम्यूटेटर के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है, जिस कारण से जो मोटर होती है उसको अनियमित सप्लाई मिलती है, प्रॉपर विद्युत सप्लाई ना मिलने के कारण मोटर रुक रुक कर चलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है। ठीक है, तो एक सर्किट है, ठीक, जिसमें BT136 का एक ट्रायक लगा है। ठीक है, और ये एक डायक लगा हुआ है इसमें। ठीक है, डायक और ट्रायक के थ्रू ये जो सिंबल है ये आपका
ठीक है। फैन का सिंबल दिया गया है, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि डायक और ट्रायक जो होते हैं वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है, ये फैन को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फैन को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है विच मटेरियल इज यूज टू मेक द हीटिंग एलिमेंट ऑफ कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज का हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है जो कुकिंग रेंज है उसको हम, उसका हीटिंग एलिमेंट जिसके कारण वो गर्म होता है, उसको बनाने के लिए हम किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो मुख्यतः जितने भी आपको डोमेस्टिक अप्लायंसेस मिलेंगे, ठीक है, वो आपका चाहे प्रेस हो, इलेक्ट्रिक केटल हो, इलेक्ट्रिक केटल इंडक्शन हो, इन सभी के जो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम किसका, नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नाइक्रोम क्या होती है, तो निकेल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये धारा के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध होने के कारण जो करंट है वो क्या होती है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो कुकिंग रेंज होता है वो गर्म होता है, और इसका एक कारण ये भी है, ठीक है, कि इसका जो ताप गलनांक पॉइंट है वो भी क्या रहता है, उच्च रहता है, जिससे ऊष्मा अधिक होने पर ये पिघलता नहीं है। इन सभी विशेषताओं के कारण जो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए में दिया एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम क्या है, एक कंडक्टर है। सिल्वर ये क्या है, तो ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो इसमें धारा जो है क्या होगी, इजिली प्रवाहित हो जाएगी, ये प्रतिरोध प्रदर्शित नहीं करेगा। कॉपर भी क्या है, तो करंट का अच्छा कंडक्टर इसे भी माना जाता है, तो ये भी क्या करेगा, करंट को इजिली प्रवाहित करता है। लास्ट ऑप्शन में दिया है नाइक्रोम, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, नाइक्रोम करेक्ट है। ये क्या करता है, विद्युत धारा के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, जिसके कारण जो धारा होती है वो किसमें, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट पंप मोटर इफ इट रन्स विद स्लो स्पीड। यदि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट पंप मोटर धीमी गति से चलती है तो इसमें क्या दोष है। ठीक है, तो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ठीक, अगर वो धीमी गति से चल रही है तो इस कारण इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो उसका कैपेसिटर होता है वो क्या हो चुका है, कैपेसिटर खराब है। ठीक है, क्योंकि जो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसमें कैपेसिटर का काम क्या करता है, कैपेसिटर का काम उसमें फेज शिफ्ट करना है। ठीक है, जिसके कारण से उसमें क्या हो, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो, जिससे मोटर क्या कर सके, घूम सके। लेकिन जब सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो उस फेज को शिफ्ट नहीं कर पाता है, जिस कारण से मोटर अपनी सामान्य गति से ना चल करके धीमी गति से चलती है। ठीक है, तो क्या कारण है उसका, डिफेक्टिव कैपेसिटर दोषपूर्ण संधारित्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया डिफेक्टिव कैपेसिटर दोषपूर्ण संधारित्र होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है यहाँ करेक्ट है। शॉर्ट बाकी देखते हैं, शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग में लघुपथित, अगर रनिंग वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो फैन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो धीमी गति से चलेगा नहीं। ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर खुली होगी तो जो मशीन है या मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब भी मोटर चलेगी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीयरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में स्टीयरर मोटर का कार्य क्या है, तो एक माइक्रोवेव ओवन में स्टीयरर मोटर लगी होती है। ठीक है, तो स्टीयरर मोटर का जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, एक फैन जैसे ये एंटीना को घुमाने का कार्य करती है। ठीक है, और उस जिसके कारण उसके घूमने से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को दिखाने का कार्य करती है। ठीक है, स्टीयरर मोटर क्या है, तो स्टीयरर मोटर एक पंखे जैसे या मान सकते एंटीना जैसा भाग होता है माइक्रोवेव ओवन में, उसको घुमाने का काम करती है, जो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन ए में दिया है एग्जॉस्ट द हॉट एयर आउटसाइड, गर्म हवा को बाहर निकालता है, तो एक काम स्टीयरिंग मोटर का नहीं है। स्प्रेड द हीट यूनिफॉर्मली, ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को क्या करता है, दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा यहाँ करेक्ट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है विच इज द पोजिशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान सही है, मतलब किस पोजीशन पर जो हीटर में आउटपुट है वो हमको पूर्ण आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से अगर सप्लाई हम यहाँ से सप्लाई यहाँ जाती है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला यहाँ से कनेक्ट है, तो सप्लाई जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं जाएगी, तो हमको आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट जा करके इस पॉइंट पे कनेक्ट हुआ, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट भी क्या है, आपस में कनेक्ट है, ठीक है, जिसके कारण से जो हमको आउटपुट मिलेगा उसमें पूर्ण प्रतिरोध प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो हमको अत्यधिक ऊष्मा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो क्या है, हमको अत्यधिक सबसे अधिकतम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सबसे ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ऑप्शन सी में भी देख लेते हैं, तो सी में पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ से सप्लाई अगर यहाँ जाएगी तो एल पॉइंट किस पे कनेक्ट है, जी पर, और ये आउटपुट हमको कहाँ से, इसके थ्रू सिर्फ इस पॉइंट से निकल करके यहाँ तक आ जाएगा और इस वाले प्रतिरोध का प्रयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। और सेम 4 वाले में देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक जाते हैं, ठीक, और फिर ये क्या है, एम पॉइंट है, तो ये एम पॉइंट के द्वारा हम यहाँ तक आते हैं, तो वापस से हमको जो ये दोनों पॉइंट के कनेक्ट ना होने से ये पूरे प्रतिरोध का लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिस कारण से आउटपुट क्या रहेगा हमारा, कम रहेगा, जबकि इसमें क्या है, जो एल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट और ये वाले पॉइंट भी आपस में कनेक्ट है, तो इस पूरे प्रतिरोध का लाभ हमको मिलेगा, जिससे आउटपुट में अधिकतम ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, तो पोजीशन 2 हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वॉट 1000 वॉट 240 वोल्ट वर्क फॉर 5 मिनट। 1000 वॉट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है। ठीक है, एक हीटर है जो 1000 वॉट का है और 240 वोल्ट की सप्लाई पर काम कर रहा है। उसमें जो जनरेट गर्मी है, ऊष्मा है, उसकी गणना करनी है और हीटर ने कितनी देर तक काम किया है, 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। पी दिया गया है 1000 वॉट, वोल्टेज दिया गया है 240, ठीक है, और हमको क्या करनी है, टाइम दिया गया है 5 मिनट, ठीक है, और हमको इसकी हीट की गणना करनी है। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू टी। ठीक है, क्योंकि टाइम ये यूनिट पावर है वो वॉट में दी गई है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, करंट टाइम को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। फॉर्मूले में पुट करते हैं, H इज इक्वल टू P कितना दिया गया है हमको 1000 इंटू T कितना दिया है 300 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 इसके 4 5। ठीक है, कितना आ गया, 3 लाख। जो ऊष्मा जनरेट हुई वो कितनी जनरेट हुई है, 3 लाख जूल। ठीक है, और हमको ऑप्शन में क्या दिया गया है, किलो कैलोरी में, तो हमको जो जूल है उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलो कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। तो हमको पता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4186 जूल। ठीक है, और कितने जूल को चेंज करना है, और हमको चाहिए बदलना किसको है, जूल को किलो कैलोरी में। तो यहाँ से निकालेंगे 1 जूल बराबर कितना आ जाएगा, 1/10
3 लाख 1/3 लाख किलो कैलोरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम इस पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ ठीक है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4186 जूल, और यहाँ में 1 जूल का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4186 जूल। ठीक है, अब हमें 3000 जूल को किलो कैलोरी में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3 लाख में 4186 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम, 3 लाख बटे 4186 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 71.66 किलो कैलोरी। एक सेकेंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। किलो कैलोरी ऑप्शन ए में दिया है 71.0 किलो कैलोरी, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 72.1 किलो कैलोरी, 71.6 किलो कैलोरी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें मंजिल करियर पॉइंट के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।